नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार विधानसभा के उस सत्र की करने जा रहे हैं जिसकी कल से शुरुआत हो रही है। कल पहला दिन होगा जब सारे विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवाएंगे। प्रोटेम स्पीकर का चुनाव राजभवन में पहले ही हो चुका है। नरेंद्र नारायण यादव प्रोटेम स्पीकर होंगे जो सभी सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। कल पूरे दिन शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चलेगा। परसों 5 दिनों का सत्र है, 1 से 5 तक। परसों विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है। लुटियन मीडिया की मानिए, मतलब दिल्ली की जो मीडिया है, जो एक खास तरह की खबर चलाकर व्यूज बटोरते हैं। हालांकि अब अध्यक्ष पद को लेकर कोई रार है, ये खबर चलाने में अब नहीं चला रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे पटने का भी कुछ सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इस खबर पर लगातार खबर दिए जा रहे हैं। यूट्यूब पे संकट क्या है ना, सोशल मीडिया पे, यहाँ पत्रकारिता आप नहीं कर सकते, यहाँ खबर भी आप नहीं चला सकते। यहाँ विचारधाराओं के साथ उसके साथ बने रहिए, उसका पैरोकार कीजिए और व्यूज बटनिए। यही चल रहा है। चलिए खैर, अब हम सवाल पे आते हैं। सब कुछ तय है। बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष बनना है, शपथ ग्रहण दे। लगभग 170 ऐसे विधायक हैं जो फिर से इस सदन के सदस्य बन रहे हैं। अगर पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो लगभग यही है कि 25% से लेकर 30% तक नए विधायक हर बार चुन कर आते हैं। सबसे ज्यादा अगर नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो आरजेडी को हुआ है। कहां 75 घट के आगे 25 पर, 19 पर कांग्रेस घट के आगे 6 पर, 12 पर वामपंथी घट के आगे 3 पर। तो मतलब महागठबंधन को सबसे ज्यादा नुकसान आया है और इन्हीं के सीटों पर सबसे ज्यादा नए विधायक चुनकर ही आए। तो कुछ बदला सा कल विधानसभा रहेगा। तो पिछले सत्र में विपक्ष जहां नेक टू नेक फाइट देने की स्थिति में थी, इस बार विपक्ष महज नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए जो एक औसत जो बहुमत चाहिए, बस ठीक उसके आसपास है। तो कहां 202 और कहां, मतलब समझ सकते हैं कि 41 ये आंकड़ा है जनाब। तो कैसा सदन होगा आप समझ ही सकते हैं। हालांकि 2010 में भी इस तरीके के सदन को देखने का मौका हमें मिला था। उस समय में नेता प्रतिपक्ष के रूप में, जबकि एलिजिबल भी नहीं थे उस दौर में, लेकिन नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया था और अब्दुल बारी सिद्दीकी बने थे। सिद्दीकी और नीतीश कुमार का वो कार्यकाल मतलब जबरदस्त, मतलब हमें लगता है कि आर्काइव में उस दौर में जो डिस्कशन डिबेट होता था सदन में बिहार विधानसभा के पटल पर, वो देखने वाली थी। रॉयल ब्लड को लेकर जो डिस्कशन हुआ था, 1.5 घंटे के करीब अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले थे और दूसरे दिन होकर 1.5 घंटे तक करीब नीतीश कुमार उसका जवाब दिया था। क्या जबरदस्त क्लास! सीधे नीतीश के कुर्मीवाद पर निशाना था अब्दुल बारी सिद्दीकी का। असहज हो गए थे नीतीश, जवाब उनके पास नहीं था, लेकिन उतना ही जबरदस्त जवाब उन्होंने दिया। तो हालांकि उस तरीके की जुगलबंदी, मतलब दो बड़े कलाकारों के बीच जब सुर और ताल की जो जुगलबंदी होती थी, वो दौर था। इस बार तो वो देखने को नहीं मिलेगा। नीतीश भी लगभग अस्त की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका भी वो अब तेवर नहीं है जिस तेवर में वो बात रखते थे। और तेजस्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, तेजस्वी तो लिख के पढ़ते हैं, इस बार लिखने की भी स्थिति में नहीं है। तो इस बार सदन औपचारिकताएं रहेंगी। सदन का सत्र, पहले दिन विधायक का शपथ और दूसरे दिन अध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष का चुनाव भी निर्विरोध ही होना तय है। विपक्ष के पास जब बड़ी बहुमत थी उस समय तो लड़ने की स्थिति में, मतलब वो लड़े नहीं। अब इस बहुमत में क्या लड़ाई लड़ेंगे?
बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष बनना तय है और प्रेम कुमार के नाम पर लगभग मोहर भी लग चुकी है। कोई नई बात अभी तक सामने नहीं आई है, कोई नया डेवलपमेंट नहीं है कि कोई नई चीज। इसके बीच अनुपूरक बजट पारित होगा और मुख्यतः बहुमत साबित करेगी सरकार। सरकार के बहुमत साबित करने में भी कहीं दूर दूर तक कोई समस्या तो दिख ही नहीं रही है, अपार बहुमत है। बहुमत के बाद खेला शुरू होगा, जिस खेला का इंतजार हर कोई कर रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार। मंत्रिमंडल विस्तार में कैसे लोगों को जदयू जगह देती है, इस पर सबकी नजर है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है, विधानसभा की पूरी प्रक्रिया शपथ ग्रहण से लेके अध्यक्ष के चुनाव से लेके बहुमत हासिल करने तक, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी की मतलब कह सकते हैं कि कोई किसी की नजर उस पर हो। वो इसी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही है। वहां मतलब एक तरफा मैच है। हाँ, लेकिन ये अलग बात है कि उसके बाद जो चीजें होने वाली हैं उस पर सबकी नजर है। खास करके मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उस पर सबकी नजर है कि भाई मंत्रिमंडल में जदयू कैसे लोगों को तवज्जो देती है। ये एक और कह सकते हैं कि सबका उस पर जा रहा है कि अगर जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से विधायकों का टूटना या एआईएम के 5 विधायकों का जदयू के साथ आना, बसपा का आना, आईपी गुप्ता का आना, ये सारी चीजें मंत्रिमंडल विस्तार पर ही नजर कर, मतलब उसी पर सबका ध्यान है। खबर बिहार के लिए, मीडिया वालों के लिए भी और बिहार की राजनीति पर नजर रखने वालों के लिए भी सदन में कुछ खास ऐसी बात नहीं है। लेकिन सदन के सत्र के बाद बहुमत प्राप्त करने के बाद जो 7 नए मंत्री जदयू की तरफ से बनने हैं उस पर सबकी नजर है। जदयू के अलावा बीजेपी के पास भी 3 मंत्रालय, अभी 3 मंत्री और बना सकते हैं। वो किस तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि अगर जदयू इस दिशा में बढ़ी तो फिर समझिए कि बिहार में खेला हो गया। जिस खेला को लेकर दिल्ली के लुटियन जोन्स के पत्रकार लगातार सवाल करते आ रहे हैं कि बिहार में सब कुछ सहज नहीं है, बिहार में सब कुछ उस तरीके से नहीं चल रही है, कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं। हालांकि हम लोग जहां तक देखते हैं कि अब चीजें चलने वाली स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है, लेकिन इस नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो भूंजा पार्टी की चर्चा हुआ करती थी, नीतीश के साथ अब वो भूजा पार्टी के लोगों की दूरियां बढ़ती हुई दिख रही है। अधिकांश समय नीतीश बाहर रह रहे हैं, लेकिन भूजा पार्टी वाले साथ नहीं दिख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स या फिर हरिंदर साथ में रह रहे हैं। तो वो संकेत तब होता है जब नीतीश कुमार के अंदर कुछ चीजें चलती रहती हैं। जब स्वाभाविक रहता है तो जो भूजा पार्टी जो बीजेपी के साथ बने रहना चाहती है तब वो साथ रहते हैं, लेकिन इस बार वो चीजें नहीं है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें अगर पार्टी के अंदर के लोगों को ही जगह दी गई तब तो समझिए कि 5 वर्षों तक पाला बदलने की जो कवायद या कोशिश करने की जो बात होती है वो बेमानी ही साबित होगा। लेकिन अगर मंत्रिमंडल में नए लोगों को शामिल किया, दूसरे गठबंधन के लोगों को शामिल किया, तब समझिए कि नीतीश कुमार के माइंड में कुछ डबल गेम चल रहा है। वैसे कल के सत्र से कोई ना हंगामा होना है ना कुछ चीजें होंगी। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि विपक्ष वोट चोरी के आरोप को मजबूती से जरूर